हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है गीतू परमार जी। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो कैसे हो मच। आप? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बहुत अच्छा, कृपा है महादेव की। आई एम सो हैप्पी, सो हम्म, ब्लेस्ड। मैम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप पहले आप न्यूज़ एंकर थे, जी। फिर आप मतलब ये एस्ट्रोलॉजर कैसे बनने का आपने सोचा और इस तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया? जब मेरे कैरियर की एक स्टार्टिंग हुई हम्म, तब मैं एक न्यूज़ एंकर थी। हम्म, आफ्टर दैट फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल एंकरिंग करनी हम्म, स्टार्ट करी। तो जब मैं एंकरिंग कर रही थी, हम्म, तो जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हम्म, हैं, ऐसे मैं किसी का इंटरव्यू ले रही थी। हम्म, और वो एक अच्छे गुरु थे। तो इंटरव्यू लेते हुए जैसे हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, हम्म, और आफ्टर द कन्वर्सेशन उन्होंने मुझे बोला कि गीता, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हो, सेटिस्फाइड हो? हम्म, मैंने कहा आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड। हम्म, तो उन्होंने बोला लेकिन ये आपकी जर्नी नहीं है। हम्म, आपकी जो जर्नी है हम्म, वो आपने एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाना है। आप एक अच्छी प्रवक्ता बन सकती हैं, लोगों को सही गाइड कर सकती हैं। तो मैंने बहुत एक कनिंग सी स्माइल दी। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप मीडिया से बिल्कुल टर्न आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे कर सकते हो? लेकिन शुरू से बहुत इंट्यूटिव थी। आई ऑलवेज बिलीव कि परमात्मा आपको इंडिकेशंस देता है, एनर्जीज देता है, इंट्यूशंस होती हैं। लेकिन मैं उस ट्रैक पे नहीं थी कि मैं उन बातों को डिकोड कर सकूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सुन के उस बात को ले लिया। और मैं नंबर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। जैसे आई एम 12 नंबर, एंड 12 नंबर इज, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो इट्स नंबर 3। और नंबर 3 जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है गुरु को। गुरु का नंबर जो होता यस। है, जुपिटर। तो ऐसे लोग ना बहुत स्टूडियस होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और बहुत ज्ञान सीखने का भी शौक होता है, ज्ञान देने का भी शौक होता है। तो कहीं ना कहीं तो परमात्मा ने ये अंदर डाला था, लेकिन पता नहीं था कि उसको डिकोड कैसे करना है। उनकी बात सुनी और अपने काम को कंटिन्यू करती चली गई। लेकिन जैसे किताबें पढ़ने का शौक आता है, तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ती थी ना, तो एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जो एनर्जीज होती थी, पहले उनको फॉर ग्रांटेड कर देती थी, अरे मन ठीक है ऐसे आ रहा होगा। लेकिन उस पर फिर वर्क करना शुरू किया कि क्यों ये एनर्जीज फील होती है और क्या है। बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन उसको बिल्कुल एंड नहीं किया। ऐसा नहीं कि अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और पूरी तरह से इसको सीखने लग गई। क्योंकि मेरा बिलीव है, मैं महादेव की भक्त हूँ। मेरा बिलीव है जो वक्त आना है, जो प्रारब्ध है, वो तभी आएगा जब समय के साथ। उससे पहले ना कोई ला सकता है ना कोई लाएगा। तो लेकिन ये है कि उन बातों पे समझना शुरू किया, काम करना शुरू किया, साथ साथ अपना प्रोफेशन भी कंटिन्यू करा। आफ्टर द मीडिया लाइन फिर मैंने अपना काम शुरू किया। मेरा क्लोथिंग लाइन का बिजनेस था, उसमें इंटू रही, साथ साथ करती चली गई। लेकिन इसकी पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण करती चली गई। क्योंकि आई बिलीव कि आप हर प्रोफेशन को चुनते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए परमात्मा आपको चुनता है। और एस्ट्रोलॉजी अगर आप इसको बहुत वैल्यूज देते हो, तो ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी ताकत है। और इसकी एनर्जीज आपको मिलती तभी है जब आप खुद बहुत टूटे होते हो, आपके ऊपर बहुत सारी विपदाएं आती हैं, आपके ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं, लेकिन आप उन ट्रबल से निकल नहीं पाते हो, आप जगह जगह भटकते हो। मैं भी बहुत भटकी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत हर्डल्स आई हैं, चाहे वो मेरा मीडिया का ग्राफ कैरियर रहा हो, चाहे वो मेरा क्लोथिंग लाइन का कैरियर रहा हो। कभी भी उस समय तक, जब तक मैं इस विद्या में पूर्णता तरीके से नहीं आ गई थी, तब तक लाइफ में ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत चल रहे थे। पैसा बहुत आता था, लेकिन कहाँ जाता था पता नहीं था। नाम आता था, लेकिन नाम के साथ कहते ना अशांति भी आती थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी। जब अपने आप को पूर्णता तरीके से समर्पण कर दिया परमात्मा की तरफ कि अब मैं नहीं चलूंगी, अब आप मुझे चलाओगे, जैसे करना है वैसे चलाओगे। और वो दिन है, और करिश्मा आज का दिन है। महादेव का ऐसा आशीर्वाद है कि ना तो कभी पीछे मुड़ के देखा, ना अपने ऊपर किसी बात को हावी होने दिया, ना अपनी सक्सेस को, ना अपने पैसे को, ना अपनी वाणी को। अपनी जिंदगी से अहंकार हटा दिया, अपनी जिंदगी से लोभ हटा दिया, क्रोध हटा दिया। ये सब चीजें जब हटाई ना,
और महादेव के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, तो बस जिंदगी बदल गई। और आज कृपा है ऊपर वाले की कि कभी भी किसी की कुंडली देखती हूँ या बनाती हूँ तो हमेशा यही कहती हूँ कि बाबा मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, एक जरिया हूँ लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का। तो मेरी वाणी को कभी वो झुटलाते नहीं। अगर मेरे मुंह से कुछ निकलता है तो ये आशीर्वाद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई क्लाइंट आके कह दे कि आपने हमें ये टाइम बताया था और ये कहा था और ये हुआ नहीं। तो ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं जरिया हूँ जो मेरे महादेव ने मुझे चुना है। बस ऐसे शुरू हो गई मेरी लाइफ। जैसे मैम आपने बोला कि मेरी वाणी कभी झूठ नहीं जाती है, जी। तो जैसे अभी गोविंदा जी एंड सुनीता जी का जो चल रहा था, रूमर्स चल रहा था डाइवोर्स वाला, तो आपने वो प्रेडिक्शन 3 महीने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो आपने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये दोनों साथ में रहेंगे। बिल्कुल। और राइट नाउ ऐसा ही हुआ, लॉकअप में हम देखे दोनों ने मिला, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जब मेरे से पूछा गया था ना ये क्वेश्चंस कि बहुत हर तरफ एक रूमर फैला हुआ है कि इन दोनों का डाइवोर्स होगा और ऐसा होगा, तो बस एनर्जीज वाली बात है। तो मैंने कहा था कि मेरे पास ना तो गोविंदा का डीओबी है, ना मेरे पास सुनीता जी का है, किसी का भी नहीं है। हाँ, मेरी एनर्जीज कह रही हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि इनके अंदर डाइवोर्स होगा। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे महादेव ने मेरे मुंह से कुछ निकलवाया हो और वो मेरी बात झुटलाती हो। तो इसलिए देखो आज आपके सामने है कि ना तो कुछ ऐसा सीरियल आने के चांसेस थे, ना सुनीता के जाने के चांसेस थे। तो उसमें मैंने ये बोला था कि मैं महादेव को ये कहती हूँ कुछ ऐसा जरिया बना दो कि ये दोनों एक हो जाए, कुछ ऐसा मौका मिल जाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस मिल जाए। तो अब थैंक यू एकता के लिए भी है, बाय हार्ट मैं उनके लिए भी थैंक यू कहूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे उनको नहीं पता कि उनको सुनीता को लेके आना कितना बड़ा योगदान का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एकता बहुत स्पिरिचुअल है और वो इन चीजों को मानती है, बिलीव भी करती है। तो उनकी हर चीज उनके अंदर नजर आती है। उन्होंने अपने प्रोफेशन को कभी अपनी स्पिरिचुअलिटी के आगे नहीं आने दिया, वो चीजों को मानती है। तो जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, तो फिर ऊपर वाला कुछ ना कुछ चीजें हमसे ऐसी करवाता है जिसका हमें पता नहीं होता। तो जाने अनजाने हुआ या कैसा हुआ, लेकिन वो जरिया बनी। उस जरिए के अंदर सुनीता आई, अपना सुनीता आई, उसके बाद गोविंदा आए, और देखो परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि अब दोनों फिर दोबारा साथ नजर आ रहे हैं। और यही है महादेव का से यही कहूंगी कि ऐसे ही खुशहाल कपल की तरह वो आगे भी अपनी जिंदगी जिए जैसे उन्होंने जिंदगी के 40 साल निकाले हैं। सो मैम, अगर गोविंदा सर एंड सुनीता मैम से आप मिलते हो जी, तो उनसे क्या आपकी पहली बात होगी, उनसे क्या कहना चाहोगे उनको? मैं गोविंदा और अगर सुनीता से मुलाकात होती है तो बस मैं उनको यही कहूंगी कि एक बार आप दोनों महाकाल जरूर होके आओ, क्योंकि मैं महाकाल जरूर चाहती हूँ। मैं ऊपर वाले की आशीर्वाद कहूंगी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर महीने जाऊं, क्योंकि महाकाल वो जगह है जहां पे आपका वक्त बदलता है। तो ये जो बुरा फेस आया था और आपका वक्त बदला है, आप दोनों फिर एक हुए हो, तो एक बार दोनों जाओ और उज्जैन माथा टेक कर आओ और बाबा का आशीर्वाद लेकर आओ। मैम, जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी का प्रेडिक्शन एंड उनकी कुंडली देखते हो, तो किस तरीके की बातें ज्यादा होती है कि शादी से रिलेटेड होती है या फैमिली से? क्या सबसे ज्यादा कॉमन होता है? अगर सेलिब्रिटी की, अगर इंडस्ट्री की लाइफ स्टाइल किस तरीके से होती है और उनकी क्या बातें आपसे होती है? देखो, अगर हम कुंडली की बात करते हैं ना तो बहुत डिफरेंस है। जैसे कॉमन मैन जब हमारे पास आता है ना अपनी कुंडली के लिए, तो उसकी क्वेश्चंस उसके होते हैं कि मेरी लाइफ में सक्सेस कब आएगा, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, या मेरी वाइफ के साथ कैसा रहेगा, या मेरी वाइफ और मेरी मदर की नहीं बनती। ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब हम बिग शॉट्स को हैंडल करते हैं, सेलेब्स को हैंडल करते हैं, तो उनके साथ हमारे जो मेन क्वेश्चंस चलते हैं ना, वो चलते हैं कि जब आप सक्सेस होते हो ना, तो करिश्मा सक्सेस अकेले कभी नहीं आती, वो अपने साथ अगर पैसा लाती है ना, तो उससे ज्यादा लेकर आती है तन्हाई, अकेलापन। जब इंसान यहाँ पहुंचता है ना, तब वो अकेला हो जाता है। तो वो जो उनके साथ सिचुएशंस होती है ना, वो हमेशा अपनी इमेज के लिए, कि हमारी इमेज सही रहे, हमें प्रॉब्लम्स ना आए। कैरियर के लिए वो पूछते हैं, रेमेडीज भी करते हैं, सब कुछ पूजा भी कराते हैं,
कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए, ये हमारे प्रोफेशन का एक रूल है। आप किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करो, आप किसके साथ जुड़े, आप क्या उपाय दे रहे हो, क्या आप चीजें करवा रहे हो, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के लिए भी। और ये तो सेलेब्स हैं, लेकिन इनके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, जो ये लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं। आगे बढ़ना बहुत आसान है, सक्सेस लेना बहुत आसान है, लेकिन उस सक्सेस के बाद जब डाउनफॉल आता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। तो वो सिचुएशन में जब वो लोग होते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें उनको बहुत सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत मेडिसिन खाना, अपने आप को हील कैसे करना है, बहुत लोग हीलिंग लेते हैं मेरे से। तो इस तरीके की फिर हम लोग उनके साथ डीलिंग करते हैं। सो मैम, अभी लॉकअप की ज्यादा चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में भी है, तो क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है कि कौन विनर बन सकता है? श्रेया है, आकांक्षा है? देखो, विनर का प्रेडिक्शन मैं नहीं करूंगी अभी, लेकिन आपको विनर टॉप में अगर आप देखते हो तो आकांक्षा चमोला डेफिनेटली आपको टॉप में जाते नजर आएंगी। एंड व्हाट अबाउट श्रेया, श्रेया कार्ला? श्रेया भी जा सकती हैं, श्रेया भी जा सकती हैं, अच्छा कर रही हैं, अच्छा खेल रही हैं, लेकिन आकांक्षा चमोला जरूर जाएंगी। लैला अच्छा खेल रही है। ओके मैम, अगर इन सब में से कंटेस्टेंट में से आपको क्या लगता है किसका भाग्य सबसे अच्छा होने वाला है, मतलब इस शो से निकलेंगे तो? लक, हाँ, आपको क्या लगता है, लक मैटर करता है या मेहनत उसमें करते रहे? देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, हर कोई करता है, लेकिन हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर ना मीडिया जो है, मीडिया राहु से कनेक्टेड है, इसको हम राहु कहते हैं अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली लैंग्वेज कहें तो। और राहु आपको अर्श और फर्श दोनों देता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप राहु को कैसे करते हो। कुछ लोग थोड़ा सा सक्सेस आते ही अपने आप को बहुत कुछ बन जाते हैं, और जब सक्सेस हावी हो जाती है ना, तो जैसे राहु चढ़ाता है वैसे पटक भी देता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा करते हो। हाँ, इस यहाँ से निकलने के बाद आपको अच्छा अगर कैरियर दिखेगा, आकांक्षा चमोला जैसे मैंने आपको बताया, आकांक्षा चौधरी, श्रेया कालरा, पैम का हमें अच्छा नजर आ सकता है। शायद पैम ने इतनी अपनी आइडेंटिटी देसी ब्लिंग में नहीं बना पाई जितनी वो यहाँ के बना रही हैं। फैन फॉलोइंग उनकी अच्छी बन रही है, इनका कैरियर अच्छा दिख रहा है। अभी अगर हम बात कर रहे हैं, योगेश भी अच्छा चल रहे हैं, लेकिन मुझे योगेश बस अभी यहीं तक नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो हम उनको आगे आने वाले वीक में देखें। हो सकता है ये हफ्ता उनका आखिरी हफ्ता हो, आने वाले हफ्ते में हमें योगेश नहीं नजर आएंगे। तो आपको, आपने जितना भी फॉलो किया है, जितनी भी क्लिप देखी है, तो सबसे अच्छा गेम किसका लग रहा है आपको? मुझे सबसे अच्छा गेम अगर मैं कहूँ तो श्रेया कालरा का लग रहा है। एंड शिल्पा शिंदे के बारे में क्या? शिल्पा शिंदे खेल रही हैं, लेकिन शिल्पा शिंदे अपनी एक लाइन को क्रॉस करके खेल रही हैं। किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाना, किसी को भी डिफेम करना, ये एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। आप खेलो, अच्छे खेलो, आप पहले ही किसी को डिफेम करके इस शो में एंट्री करके आए हो। आपने आने के बाद बोला कि मैंने 10 साल पहले किसी के ऊपर एक इल्जाम लगाया था, आपने कन्फेस किया उस बात को। अब वही गलती आप दोबारा दोहरा रहे हो, वही गलती के साथ आप श्रेया कालरा के साथ बैठ के शिवांगी जोशी के लिए बात कर रहे हो कि ये तो हर डेली सोप के अंदर जो इनका को आर्टिस्ट होता है उनके साथ इनके रिलेशंस चलते हैं, ये चलता है, वो चलता है। क्यों किसी पे बात उठाना? आप अपना गेम प्ले करो ना। हर कोई गेम खेलने आया है, कोई इतना दूध का धूला नहीं है। आप मीडिया में हो, एवरीबडी नो कि आप इतने साल से यहाँ तक हो। किसी पे उंगली तब उठाओ जब आपका खुद का घर कांच का ना हो। कांच के घर पे रहकर दूसरे के घर पे पत्थर कैसे मार सकते हो? अगर आपके घर पे पत्थर पड़ा तो चकनाचूर। तो वो गेम ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी गलत है, लेकिन काम तो देखो उनको भी मिलेगा आगे, काम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। वो गेम खेल रही है लेकिन स्ट्रैटेजी गलत है, वैसे दिमाग से खेल रही है और अच्छा खेल रही है। जैसे मैम आकांक्षा चमोला ने आते ही बोला कि हम और गौरव डिवोर्स लेने वाले, तो आपको क्या लगता है वो शो से निकलने के बाद मतलब उनके रिश्ते रहेंगे या फिर डिवोर्स हो जाएगा? करिश्मा, वो डाइवोर्स है ही नहीं, वो एक स्ट्रैटेजी है, वो गेम खेला जा रहा है। शी नोज वेरी वेल कि मुझे क्या प्रेजेंट करना है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए।
जब तक गौरव यहाँ पर थे बिग बॉस में, उससे पहले आप जानती थी आकांक्षा चमोला को? नहीं जानती थी, मैं भी नहीं जानती थी, बहुत लोग नहीं जानते थे। लेकिन बिग बॉस में जब गौरव से वो मिलने आई, उन्होंने अपना जिस तरीके से प्यार दिखाया, अपना इतना अट्रैक्शन दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया, आपको लग रहा था कि ये दोनों इतने टाइम से अलग रह रहे एक छत के नीचे? नहीं। और उन्होंने ये बात माधुरी के सामने रिवील भी की थी कि हमें पता है, हम मीडिया वाले हैं, हमें कौन सी लाइंस देनी है, कौन सी पंच लाइन होनी चाहिए, कौन सी बात हमारी पकड़ी जाएगी। तो उनको पता है कि मुझे क्या पंच लाइन देनी है और क्या स्ट्रैटेजी के साथ अंदर एंटर करना है। इसलिए आते ही उन्होंने कहा कि मेरा सीक्रेट ये है कि हम इतने टाइम से अलग रह रहे हैं, हम डाइवोर्स कर रहे हैं। ऐसे कैसे डाइवोर्स कर रहे हैं? और हर दिन आपको नया नजर आएगा। अभी डाइवोर्स का सीक्रेट रिवील हुआ, उसके बाद उन्होंने नया सीक्रेट रिवील किया बायसेक्सुअल का। अभी एसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ये चीजें चल रही है। वो क्या, वो सिर्फ एक उनको पता है कि मुझे क्या प्ले करना है, कौन सी चीज मुझे लाइमलाइट ला के दे सकती है, क्योंकि वो एक वेल नोन फेस नहीं है। अभी तक हम उनको जानते नहीं थे, और आफ्टर द बिग बॉस हम उनको जानते थे गौरव की वाइफ की वजह से। उनकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन अब गौरव से ज्यादा उनकी आइडेंटिटी बन गई। गौरव ने इतने साल में काम किया, उनको टाइम लगा, वो स्लो स्लो चले, लेकिन ये बहुत स्पीड से चाल चल रही है। इन्होंने आने के बाद एक किया डाइवोर्स का, दूसरा बायसेक्सुअल का। अब वो इतनी लाइमलाइट में आ गई कि आफ्टर द शो आपको एकता के साथ काम करते हुए गौरव भी नजर आएंगे। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आकांक्षा चमोला ने अपने लिए प्ले नहीं करी, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्ले की गई है। क्योंकि गौरव ने ये रिवील किया था कि मैं बहुत फेमस हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज तक एकता कपूर के साथ काम नहीं कर पाया। तो ये एकता कपूर का शो है लॉकअप। तो अब ये स्ट्रैटेजी के साथ दोनों की जो एक प्लानिंग चल रही है ना, आपको आने वाले टाइम में गौरव दिखेंगे बालाजी के साथ काम करते हुए, आकांक्षा चमोला दिखेंगी काम करती हुई। तो बहुत दिमाग से चल रहे हैं, बहुत कुछ प्ले कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऑडियंस को बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये गेम स्ट्रैटेजी है। आफ्टर द लॉकअप आपको दोनों ये एक साथ बाहों में बाहें डालते घूमते नजर आएंगे। वाह मैम, लास्ट क्वेश्चन, क्या कहना चाहोगे 2026 और टीवी इंडस्ट्री की किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से, मतलब अच्छा चलने वाला है या फिर कुछ बुरा वक्त आएगा? देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके लिए रहती है, लेकिन जैसे कुछ टाइम से एकता कपूर के सीरियल्स एवरेज चल रहे थे, एक बूम नहीं था, लेकिन 2026 जाते जाते एकता कपूर का दोबारा ग्राफ ऊपर करके जा रहा है। हम लोग बिग बॉस के लिए बहुत ज्यादा जैसे अपना एक क्रेज दिखाते थे ना बिग बॉस, अब लॉकअप उसी ट्रैक पे चल पड़ा है। लॉकअप का पहला जो सीजन था, जो कंगना के साथ किया था, वो एवरेज था, अच्छा था, बट हम उसको बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन ये वाला जो सीजन है, ये बहुत खास होने वाला है। ओके मैम, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले, मतलब हमें कुछ देखने को मिल सकता है? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यही रहते हैं, मेरे सेलेब्स के साथ मेरे इंटरव्यूज। तो कोई सेलेब जो आपने लाइनअप किया हो, अगर हमारे साथ रिवील करना चाहे? नहीं, वो मैं रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग जब भी सेलेब्स के साथ उनकी कुंडली देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैंने कहा ना, ये एनर्जीज हैं, उसको हम रिवील नहीं करते, क्योंकि अभी उनकी और मेरी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। जब हम रिवील कर देते हैं तो वो बहुत लोगों की एनर्जीज हो जाती है, तो वो चीज हम रिवील नहीं करते। बाकी ये है कि धीरे धीरे आप भी मुझे देखेंगे आगे बहुत लोगों के साथ इंटरव्यूज करते हुए और बहुत सारे गेस्ट के साथ मिलते हुए भी। कांग्रेचुलेशन मैम इन एडवांस, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि 2026 का साल है, अच्छा साल है। बस अगर थोड़ी सी अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ चाहते हो ग्रोथ करना, तो हमेशा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो। अपने अगर थॉट्स हैं उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। मैं गीतू परमार और आप मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं वायरल टीवी पे।